नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। अम्मा जी, जरा पानी मिल जाता तो। निशा की आवाज़ धीमी थी, लेकिन सिसकियों के बीच कांपती हुई। और उसके बदले में उसे जो मिला वो था एक तीखा ताना। हे भगवान, आजकल की तो बहुएं काम से बचने के लिए ऑपरेशन से बच्चा करा देती है। एक तो लड़की पैदा करी, ऊपर से ऑपरेशन भी करवा लिया। महारानी रे, और अब इन्हें आराम चाहिए। और इनके बाप की नौकर हूँ, जो बेड पे चाय पानी खाना नाश्ता लेकर आऊँ। सास के तीखे तानों से अभी 3 घंटे पहले अस्पताल से आई निशा की आंखों भर आई। उसकी डिलीवरी को भी 7 दिन ही हुए थे। टाँकों का दर्द अब तक नहीं ठीक हुआ था। शरीर बेजान सा हो गया था। बच्ची को दूध पिलाने के लिए वो उठ से बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से। फिर भी सास के डर से रसोई में जाकर झुककर अपने जूठे बर्तन धोती, ताकि अम्मा जी ताना सुनने को ना मिले। फिर भी निशा की सारी सोच एक तरफ और अम्मा जी की सोच एक तरफ। आज तो पूरा दिन ही बीत गया, सुबह से शाम हो गई। निशा को अभी तक खाना नहीं मिला था, न चाय नाश्ता। निशा का पति राहुल बाहर नौकरी करता था। रोज शाम को वो फोन कर अम्मा जी और निशा से जरूर बातें करता था। राहुल जब अपनी माँ से निशा के बारे में पूछता तो अम्मा जी हर बार उससे यही झूठ बोलती। अरे बेटा, तेरी बीवी तो बस सोने और अपनी बच्ची को सीने से चिपकाने के अलावा कौन सा काम करती है। बच्चा सोता है तो सोती है, और जब बच्चा रोएगा तो उसे सीने से लगाएगी, बैठी रहेगी। मैं तो हूँ ना टाइम टाइम पे उसे चाय पानी खाना नाश्ता देने के लिए। उसे क्या काम, पूछ लो, यही सामने खड़ी है। झूठ बोल रही हूँ मैं तो, कहते हुए अम्मा जी फोन निशा को पकड़ा देती और आंखों में घूरते हुए उसे बोल देती कि अगर राहुल को भड़काने की कोशिश की या उसे कुछ भी उल्टा सीधा बताया तो रहना तो मेरे साथ ही है, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी निशा डर जाती। क्या करे, कहाँ जाए। पानी में रहकर मगरमच्छ के बैर करना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। यह बात वो अच्छी तरह से जानती थी। मायका था नहीं, माँ बाप के जाने के बाद भैया भाभी पूछते तो थे नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि उनकी तकलीफ पे उसे ससुराल से वापस बुला लेंगे। और पति, वो बाहर सऊदी अरब में रहता था, वहां से बार बार आना मुश्किल है। सब मिला जुला कर यही एक घर था, जो चाहे अम्मा जी डांट सुनने को मिले या ताने मिले या गालियां मिले, रहना तो यही था। अम्मा जी की डर की वजह से बेचारी राहुल को कुछ भी बता नहीं पाती, लेकिन इस समय इस हालत में उसकी अंतरात्मा रो रही थी। इस 8 दिन के बंधन में जैसे उसने पूरी दुनिया देख ली हो। अम्मा जी के एक से एक तीखे ताने, खाने को ढंग से रोटी ना मिले, पीने का पानी ना मिले, और मांगने पर 1000 तीखे जहर जैसी बातें। डॉक्टर ने कम से कम निशा को 40 दिन आराम की सलाह दी थी, लेकिन यहाँ 8 दिन भी पूरे नहीं हुए कि अम्मा जी ने साफ साफ कह दिया, बहू कल से रोटी बनाना शुरू करो, मेरे बस की बात नहीं है। और हाँ, छाछ भी मत देना, मेरी कमर दुखती है झुकने में। सास की बात सुन निशा दर्द से सिहर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मन ही मन कुछ सोचते उसने धीरे से कहा, अम्मा जी, अभी मेरे टाँकों में दर्द बना रहता है, मुझे झुकने बैठने में दिक्कत होती है। घर का सारा काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन काम में आपकी मदद जरूर करूंगी। तो उस समय बच्ची को भी आपको ही देखना पड़ेगा। कहते हुए निशा अम्मा जी का मुंह देखने लगी। उसे लगा शायद मेरी बात सुन अम्मा जी को उसकी तकलीफ समझ आएगी, मगर अम्मा जी की नज़र में तो वो बेटी जनने वाली मशीन बन चुकी थी, क्योंकि निशा की एक और बेटी पहले हुई थी, जो 6 महीने बाद ही मर गई थी। दोबारा जब बेटी हुई तो अम्मा जी ने मुंह बना लिया। वह निशा की बेटी को कभी भी नहीं छूती थी। ऐसी हालत में निशा अपनी बेटी की मालिश खुद करती, उसका दूध बनाकर पिलाती, उसका डायपर चेंज करती। जहाँ निशा को खुद किसी की देखभाल की जरूरत थी, वहाँ वो अपनी देखभाल के साथ साथ बेटी की भी देखभाल करती, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से 8 दिन के अंदर में ही अम्मा जी ने घर के काम करने के लिए फरमान जारी कर दिया। तो मजबूरी में निशा धीरे धीरे घर का काम करना भी शुरू कर दी, क्योंकि तकलीफ बस शरीर की ही नहीं थी, आत्मा की भी नहीं थी, पेट की भी थी, भूख की भी थी। इन 8 दिन में अम्मा जी ने उसे कभी ढंग से खाना तक नहीं दिया। दूध फल मेवा यह तो सपने की बात थी, दाल रोटी भी मिलना मुश्किल था। तो जब निशा का खुद का पेट नहीं भर रहा था तो भला वो अपनी बेटी का पेट कैसे भर पाती। बस
उन नन्ही सी जान को दूध कैसे पिला पाती। ढंग का खाना ना मिलने की वजह से निशा को दूध भी नहीं होता। बच्ची भूख से रोती रहती। कहते हैं दुधारू गाय को खूब खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो दूध अच्छा दे, क्योंकि जब तक माँ का पेट नहीं भरेगा वो बच्चे का पेट कैसे भर पाएगी। वही हाल निशा के साथ था। निशा खुद भूख से तड़प रही थी तो बच्ची की भूख कहाँ से शांत होती। इसलिए माँ होने के नाते निशा अपने तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए अपनी मासूम सी नन्ही सी बच्चे के लिए खुद को सूली पे चढ़ा दी और इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद भी लग गई घर के काम में। निशा को किचन में घुसता हुआ देख अम्मा जी बिल्कुल ही घर के कामों से मुंह मोड़ लिया, यहाँ तक कि वो बच्ची को भी नहीं लेती। निशा किचन में खाना बनाती और किचन के दरवाजे पे पालना रख बच्ची को देखती रहती। लेकिन मजाल है कि अम्मा जी बच्ची को एक पल के लिए भी ले सके। निशा जैसे तैसे अपना समय काट रही थी। एक दिन अचानक निशा के हाथ में उसके बेड पे पानी गिर गया। पानी पूरा फैल गया था, पूरा गद्दा गीला हो गया था। तो निशा ने गद्दा उठाकर धूप में डलवा दिया कि शाम तक गद्दा अच्छे से सूख जाएगा। लेकिन दोपहर को जब उसकी बच्ची सो गई तो उसने सोचा कि अम्मा जी के बेड पे बेटी को सुला देती हूँ। घंटे भर की बात है। यही सोच जैसे ही वो अपनी बच्ची को लेकर अम्मा जी के बेड पे सुलाने गई, अम्मा जी चिल्ला पड़ी, अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? उतारो मेरे बेड से इसे। अब क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी मेरे ही गधे पेशाब कर दे? ना भाई साहब, भाई यह सब मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। और सोफे पे भी इसे मत लिटाना, सोफा गंदा हो जाएगा। तब तक तुम्हारा गद्दा नहीं सूख रहा है, तुम ऐसे ही चादर डालकर सुलाओ इसे। अम्मा जी की बात सुन निशा ने कहा, अम्मा जी बच्ची है, चादर पे कैसे सुलाऊंगी, चुभेगा उसे। बस इतना सुनते ही अम्मा जी तुरंत चिल्ला पड़ी, तो क्या करूं मैं? तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची के चक्कर में अपना गद्दा खराब कर दूं? जाओ यहाँ से, जाकर अपनी व्यवस्था कर लो, खुद करो, मुझे सोना है। कहते हुए अम्मा जी अपने बेड पे सोने के लिए फैल गए। खुद के साथ साथ बेटी का भी इतना तिरस्कार देख निशा के अंतर आत्मा चीख पड़े कि यह नन्ही सी जान अम्मा जी के लिए लड़की है, लेकिन निशा के लिए उसके जिगर तक का टुकड़ा है, उसका अपना खून थी। खैर जैसे तैसे समय बीतता गया। निशा ने सब कुछ सहा, अपेक्षा, ताना, भूख रहना, दर्द में काम करना। धीरे धीरे उसकी बच्ची अब 6 महीने की हो चुकी थी। तभी घर में एक और खबर आई। राहुल की बहन पूजा, जो पहली बार माँ बनने वाली थी और लड़का होने वाला था। खबर सुनते ही अम्मा जी की आंखों चमक आई। तुरंत ही फोन कर पूजा को मायके बुला लिया। जैसे ही पूजा मायके आई, पूजा को देखते ही अम्मा जी खुशी से कसीदे पढ़ने लगी। अरे मेरी पूजा बेटिया, तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ। अब तो पूरे 9 महीने तू यही रहेगी, आराम से अपने मायके में, कोई काम नहीं करना है। अब से सारा काम धंधा बंद, बस अब तुम आराम करोगी और बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी। इस समय अम्मा जी खुशी देखते ही बन रही थी। अम्मा जी तुरंत ही पूजा के लिए गद्दे बिछवाए, ड्राई फ्रूट वाले दूध से लेकर घी से लथपथ खाने तक सब कुछ परोसा गया। डॉक्टर ने कहा था कि पूजा को चलना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, वजन छोड़कर घर के सारे काम करना चाहिए, जिससे बच्चा और चचा दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन अम्मा जी बोली, अरे छोड़ो ये डॉक्टर के चोचले, मुझे सब पता है। मैं तो पूरे 9 महीने पलंग पे आराम करूंगी अपनी रानी बेटी को। अम्मा जी की खुशी का ठिकाना देख और बेटी का ध्यान रखता हुआ देख निशा मन ही मन चिढ़ रही थी और रह रह कर उसे अपने दिन याद आने लगते हैं, जब वो ऑपरेशन के बाद घर आकर दर्द से तड़प रही थी, भूख से तड़प रही थी। तब यही अम्मा जी ने उसे कभी भी टाइम पे दाल रोटी तक नहीं दिया था। और अब यही अम्मा जी अपनी बेटी के लिए एक पाँव पे नाच रही है। मेरे टाइम में इनके कमर में दर्द रहता था, अब ये बिल्कुल जवान बनी पड़ी है। बेटी के लिए खुद अपने हाथ से तरह तरह के पकवान बनाती, उसका जो खाने का मन होता तुरंत ही अम्मा जी बनाकर उसको आगे हाजिर कर देती। यह सब देख देख कर निशा के मन ही मन खुद को बोला, यही होता है बहू और बेटी में फर्क। रात में अचानक निशा की बच्ची को तेज बुखार हुआ। बुखार बहुत ही तेज था। निशा परेशान हो गई, को भागते हुए अम्मा जी के पास गई और बोली, अम्मा जी प्लीज कहीं से गाड़ी बुलवाइए, मेरी बेटी को बहुत ही तेज बुखार है।
उसको डॉक्टर को दिखाना है। अम्मा जी ने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। समय देख अम्मा जी उसके ऊपर चिल्ला पड़ी, बहू कुछ अकल है तुम्हारे पास या नहीं? इतनी रात को कहाँ जाओगी इसे लेकर? एक काम करो, कोई दवाई रखी होगी पिला दो, सुबह तक ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी बात पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी ने तो साफ साफ डॉक्टर से दिखाने को लिए मना कर दिया, लेकिन निशा को अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए उसके मन में डर ही बैठ गया कहीं रात भर में बच्ची की तबीयत और खराब ना हो जाए। इसलिए खुद ही रात को निकल पड़ी। बुखार तेज था, रात भर वो एडमिट रही। अगले दिन शाम को निशा जब अपनी बेटी को वापस घर लेकर आई तो अम्मा जी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, आ गई महारानी, फूक कर आ गई 8-10 हजार रुपये। अब ठीक हो गई तुम्हारी बेटी, बिना पैसे की ठीक नहीं होती है ना ये? बुखार ही तो था, बोला था ना दवाई पिला दो, ठीक हो जाएगी। फिलहाल तो अम्मा जी की बातों को नजरअंदाज करते हुए निशा अपने कमरे में चली गई। बेटी को सुलाकर मन ही मन आज उसने एक फैसला कर लिया। जब तक वो इस घर की बहू थी तब तक वो चुप थी, लेकिन अब बात उसकी बेटी की थी। अब वो बहू के साथ साथ एक माँ भी थी, और एक माँ इस बार चुप नहीं रहेगी। निशा को इतना तो अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि अगर वो अम्मा जी के हिसाब से जिएगी तो हमेशा बुराई की पात्र बनी रहेगी और हमेशा उसी में कमियां ही निकाली जाएगी। इससे अच्छा है वो खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए जिए, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक नन्ही सी मासूम सी जान के निशा की अंतरात्मा को जगा दिया। उसे यह समझा दिया कि जितना डरोगी दुनिया उतना ही डराएगी। अपने हिसाब से जीना सीखो, बस। फिर क्या था, अगले दिन जैसे ही अम्मा जी पूजा के लिए उसके पसंद की खिचड़ी बनाकर गई, वैसे ही निशा ने रसोई में जाकर सबसे पहले पूजा के लिए बनी खिचड़ी उठा खाने लगी। फिर दूध में हल्दी डाली और खुद पीने बैठ गई। जैसे ही अम्मा जी की नज़र निशा पड़ी, वह चिल्ला पड़ी, बहू यह क्या? यह मैंने पूजा के लिए बनाया था, पता है ना तुम्हें वो माँ बनने वाली है। बस इतना सुनते ही निशा ने पहली बार तेज आवाज में कहा, माँ जी पूजा तो अभी माँ बनने वाली है, माँ बनी नहीं है, फिर भी आप उसकी इतनी सेवा पानी कर रही हो। और मेरी ऑपरेशन वाली हालत में आपने क्या किया था? 8-10 दिन में ही रोटी पकवाई, टाके फटे बच्ची को भूख में मैं भूखी, तब तक बेटी पैदा करने से आपने मुझे ताने दिए थे, और अभी आपको बेटी को तो बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन मन ही मन बेटा होने की सोच उनके आगे सोने की थाली से सजा रही हो। निशा की बात सुन अम्मा जी सन्न रह गई। पूजा भी चुपचाप देख रही थी। तभी निशा के आगे कहा, माँ जी जब इस घर में अपना अपना ही हो रहा है तो मैं भी अब से बस अपना ही करूँगी, अपना और अपनी बेटी का। अब मैं आपका या आपकी बेटी का एक काम भी नहीं करने वाली। आपकी बेटी अभी अच्छी खासी है, अभी तो उसे बच्चा भी नहीं हुआ है तो इतने सेवा पानी ले रही है, बच्चा होने के बाद जाने क्या करेगी। इसलिए मैं अभी से साफ साफ बता रही हूँ कि या तो पूजा खुद जाकर रसोई में खाना बनाएगी और खाए, या आप बना कर दो। वो बोली, लेकिन मैं अब एक काम नहीं करने वाली, मैं भी आपकी बेटी की तरह किसी की बेटी भी हूँ। अब मुझसे आप कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, बाकी जो होगा मैं देख लूंगी। पहली बार ऐसा हुआ था इस घर में आने के बाद निशा ने अपने लिए आवाज उठाई थी, जो अम्मा जी को बिल्कुल भी नागुजार जमता। उस समय अम्मा जी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि धीरे धीरे अब 1 साल होने को आ गया है और राहुल के आने का टाइम हो रहा है, और इसलिए उन्होंने तब तक के लिए शांति बना ली थी, बिल्कुल ही निशा से बात नहीं कर दी। यह शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। अगले हफ्ते राहुल जैसे ही घर आया, राहुल को देखते ही अम्मा जी रोने गाने लगी और रोते हुए निशा के बारे में राहुल को उल्टा सीधा बताते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, अब तू ही फैसला करके जा, तेरी बीवी अब पहले वाले नहीं रही, अब इसके भी पर निकल आए हैं। मुझसे ऊंची आवाज में बातें करती है, आए दिन मुझसे लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, मेरे ऊपर चिल्लाती है, घर के सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी है इस औरत ने। राहुल ने निशा को सबके सामने बुलाया। अम्मा जी पूजा भी वहीं खड़ी थी। निशा चुपचाप अपने हाथों में एक डायरी लेकर आई और डायरी राहुल को देते हुए बोलती है, राहुल तुम्हें पता है ना कि मुझे डायरी लिखने का शौक है,
और तुम्हें यह भी पता होगा कि डायरी में कभी झूठ नहीं लिखा जाता। डायरी में अपने दिल का दर्द लिखा जाता है, अपने दिल की बात कही जाती है जो किसी से नहीं कही जा सकती है, वो इस डायरी में लिखा जाता है। तुम खुद ही यह डायरी पढ़ो और सारी सच्चाई अपने आप ही समझ में आ जाएगी। राहुल ने जैसे ही डायरी खोला तो उसमें निशा के हर दिन की एक कहानी लिखी थी। वो किस किस दिन भूखी सोई थी और किस दिन और कब उसकी बच्ची को दूध तक नहीं मिला, कब टाके खींच गए, किस दिन उसकी बच्ची बुखार से तड़प रही थी और अम्मा जी उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बजाय उसे घर में रहने की सलाह दी, किस दिन गद्दा गीला होने पे अम्मा जी उसकी मासूम सी नन्ही सी जान को अपने बेड से उतार दिया था। सब कुछ निशा ने अपने डायरी में लिखा था। डायरी पढ़ते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ा और अम्मा जी से बोला, माँ, आपने मेरी बीवी के साथ नौकरानी जैसा सलूक किया और मेरी बेटी, उसको आपने छुआ तक नहीं आज तक। माँ, मैं तो बहुत खुशी खुशी यहाँ अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के साथ समय बिताने आया था, अपनी छुट्टियाँ बिताने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कामना मेरे लिए बेकार है, यह रुपये पैसे मेरे लिए बेकार है। जब मेरा परिवार है, मेरा मासूम सी बच्ची खुश नहीं हो पा रही है, उन्हें सुकून की जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या फायदा ऐसी कमाई का। मैंने फैसला ले लिया है, मैं अब बाहर कमाने नहीं जाऊंगा। मैं यही नौकरी करूंगा, अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहूंगा और अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन यह आपके ऊपर है कि मेरे परिवार से आपको तकलीफ है या नहीं। जैसा भी होगा आप बता दीजिएगा, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। कहते हुए राहुल अपनी खुशी खुशी चला जाऊंगा कहते हुए राहुल अपनी बेटी को गोद में लेकर निशा का हाथ पकड़ चला गया। अम्मा जी हैरानी से अपने बेटे को जाते हुए देखती रह गई। अभी तक जो रोने धोने का नाटक कर रही थी वह सब बेकार हो गया। उनके नाटक का राहुल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कहीं न कहीं अम्मा जी को एहसास हो गया था कि अब उनके दिन फिर गए। बहू की आवाज ने उनके राज को खत्म कर दिया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।